आप में से बहुत सारे लोगों ने नीचे कमेंट सेक्शन में लिखा कि सर हमारे एम्प्लॉयज कंपनी के अंदर चीटिंग कर रहे हैं, को फाउंडर टॉप हेड्स पार्टनर के साथ हमारे डिस्प्यूट हो जाते हैं। जो हम एम्प्लॉयज लेकर आते हैं वो या तो पैसों की चोरी करते हैं या काम की चोरी करते हैं या कुछ फाइनेंशियल फ्रॉड कंपनी के अंदर कर देते हैं या कभी हमारा को फाउंडर पार्टनर कर जाता है। तो इन सबसे बचना कैसे, आज की वीडियो में A to Z आपको एक्सप्लेन करूंगा कैसे आपको को फाउंडर्स की चीटिंग को रोकना है, पार्टनरशिप के अंदर चीटिंग को रोकना है और कैसे अपने पैसों को बचा सकते हो। देखो पहले एक चीज समझो, अगर आप ये सोच रहे हो ना कि आज के टाइम में सारे ईमानदार है, तब गलत सोच रहे हो। हिंदुस्तान में 90% लोग, अगर किसी को पर्सनल गेन में दिखाऊंगा वो कंप्लीटली आपके साथ धोखा करेगा। किसी एम्प्लॉय अगर आप लेट्स 50,000 दे रहे हो, मैं किसी को बोलूंगा 70,000 दे रहा हूँ, वो फटाफट आपको छोड़ के निकल जाएगा, अगले दिन आपको देखेगा भी नहीं। तो आपको ये चीज़ अपने माइंड में रखनी पड़ेगी कि 90% लोग इंडिया में ऐसे हैं जो फाइनेंशियल गेन के चलते कहीं भी चले जाएंगे, कभी भी आपको छोड़ देंगे, चाहे कितनी आपने उनके साथ लॉयल्टी रखी हो। अब देखो भारत पे इतनी बड़ी कंपनी थी, अश्विनी ग्रोवर उनको चला रहे थे, लेटर ऑन इन्वेस्टर का मालूम पड़ा फेक इनवॉइसेस कंपनी के अंदर सबमिट हुए, उसको लेकर डिस्प्यूट रेस हो गया। जब बड़े बड़े लेवल पे लोग फ्रॉड कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, तो आप छोटे लेवल पे उम्मीद कैसे कर सकते हो। इवन हिंदुस्तान के अंदर MLA MP IAS ऑफिसर तक बिक जाते हैं, तो आप कैसे बिलीव कर सकते हो कि आपका एम्प्लॉय 100% ऑनेस्टी के साथ चलेगा। अब देखो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सारे एम्प्लॉयज फ्रॉड होते हैं, बट आपको उन पे चेक्स रखने पड़ते हैं। अगर आपने चेक नहीं रखा, सिस्टम प्रोसेस डेवलप नहीं करा, आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा, आपका पैसा डूब जाएगा। अब जैसे गो मैकेनिक है, उसमें फ्रॉड क्या हुआ, इन्वेस्टर्स ने टाइम पे ड्यू डिलिजेंस नहीं करी, लोग पैसा लेके निकलते गए, उसके अंदर से बहुत सारे फेक इनवॉइसेस, बिलिंग, ये सब हो गया। बहुत सारे जो इन्वेस्टेड स्टार्टअप्स होते हैं उनमें यही हो रहा है आज के टाइम में कि जो इनके CEOs हैं, फाउंडर्स हैं, वो फेक इनवॉइस जनरेट कर रहे हैं, वेंडर्स फेक इनवॉइस जनरेट कर रहे हैं, इवन HR डिपार्टमेंट फेक एम्प्लॉय दिखा रहे हैं। एक कंपनी में अभी हुआ था कि 50 जनों की फेक टीम दिखा दी और उनका बिलिंग रेस करवा रहा है हर महीने। इतने एम्प्लॉयज थे ही नहीं वहाँ पे, HR पैसे लेके निकले करीबन 8.5 करोड़ रुपए। तो इनको रोकना कैसे, करना कैसे। देखो पहले एक चीज समझो, एक एम्प्लॉय को सारी चीजें नहीं सिखानी है, और अगर कोई सीखना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, तो उसको एम्प्लॉय मत रहने दो, उसको को फाउंडर लेवल के ऊपर लेके जाओ। वो भी समझाऊंगा उनसे बचना कैसे, उनको मैनेज कैसे करना होता है को फाउंडर्स को। आप देखो जैसे एक कार बनती है तो एक स्टीयरिंग लगाने वाला, एक व्हील लगाने वाला, एक इंजन लगाने वाला, एक डोर लगाने वाला, एक पेंट करने वाला है। स्टीयरिंग वाले को आपको हर चीज नहीं सिखानी कि 10 स्टीयरिंग लगाने, देखो 10 व्हील लगाने, 10 इंजन लगाने, 10 डोर लगाने। स्टीयरिंग वाले को एक काम दो, तो रोज 100 कारों में स्टीयरिंग लगा, 10 कार में मत लगा। अब तेरे को काम स्पेसिफिक सिंगल करना है तो उसको स्केल कर दो। एक एम्प्लॉय के स्पेसिफिक काम को पकड़ के स्केल अप कर दो, उससे आप प्रॉफिट कमाओगे, ना कि एम्प्लॉय को मल्टीपल काम देके। अब अगर ऐसी कोई पोजीशन है जहां पे फ्रॉड हो सकता है, स्कैम हो सकता है, पैसा इन्वॉल्व है, वहां पे आपको चेक्स, बैलेंसेस, सिस्टम, प्रोसेस डेवलप करना पड़ेगा। अब जैसे काउंटर है, रिटेल काउंटर या कोई भी काउंटर होता है, वहां पे CCTV कैमरा लगाओ। अगर आपका एम्प्लॉय बैठा है जिससे चोरी बचे, प्लस परचेज डिपार्टमेंट है, अब वहां चोरी रोकनी कैसे। सबसे ज्यादा स्कैम चोरी परचेज डिपार्टमेंट में ही होती है। उसके लिए देखो परचेज डिपार्टमेंट में अगर आपकी कंपनी छोटी है, आपने किसी बंदे को काम पे रख रखा है, तो उसको इनवॉइसेस मंगाओ, क्रॉस चेकिंग करो, दूसरा एक फोन रखो, सिम अलग रखो, उससे बोलो कि जितने भी इनवॉइसेस लेकर आए उनके नंबर छोड़ के जाओ। उस फोन से उन सारे इनवॉइसिंग पे सैम्पलिंग कॉलिंग करो और पूछो मैं मार्केट से ये बंदा बात कर रहा हूँ, XYZ कंपनी से बात कर रहा हूँ, इसका कोटेशन देना, कम से कम डिस्काउंट कितना हो सकता है। उससे आपको आइडिया लगेगा, मालूम पड़ेगा आपका एम्प्लॉय कितना चोरी कर रहा है। बड़ी कंपनी का तरीका बताता हूँ वो कैसे करती है और आप कैसे कर सकते हो। देखो अगर आपका टर्नओवर करोड़ों में है, परचेज लेवल का जो हेड है वो अच्छी खासी पोजीशन पर है, तो आप अपनी कंपनी के अंदर ऑडिटर्स लगाओ, इंटरनल ऑडिटर्स इनको बोलते हैं। आपने लेट सपोज एक इंटरनल ऑडिटर को अच्छी खासी तनख्वाह दी। अब लेट सपोज एग्जांपल दे रहा हूँ, परचेज डिपार्टमेंट वाला 15 लाख की इनवॉइसिंग लेकर आ रहा है, एक्चुअली में वो 10 लाख की थी, बट 15 लाख की करवा के लिया है, 2-3 लाख उसमें खुद का कमीशन था उसका। आपका ऑडिटर जाएगा, चेक करेगा, ऑडिट करेगा, प्रूफ एविडेंस जमा करेगा, कंपनी में सबमिट करेगा। अगर आपका ऑडिटर आपकी कंपनी में जितने भी महीनों में चोरियां रोक रहा है, बता रहा है कि सर देखो 5 लाख की चोरी होने वाली थी, मैंने रोक दी, उसको 50,000 का इंसेंटिव दिखा दो जब वो 5 लाख की चोरी रोक रहा है आपका इंटरनल ऑडिटर। ये पॉलिसी फॉलो करते हैं IAS के अंदर। जैसे मैं आपको पॉलिसी प्रोसेस समझाता हूँ। IAS है ना, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, वैसे हिंदुस्तान के अंदर रिलायंस ने बना दिया RAS, टाटा ने बना दिया TS, रिलायंस एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, टाटा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। ये लोग ऑडिट करते हैं, चेक करते हैं, कंपनी को चलाते हैं कि इंटरनली कोई लूप होल तो नहीं है, कोई चोरी तो नहीं कर रहा, कोई बड़ा स्कैम तो नहीं होने वाला। जब जब ये स्कैम को रोकते हैं, चोरी पकड़ते हैं, कंपनी इनको इंसेंटिव देती है। अगर आप एक टेक ड्रिवन बिजनेस भी चला रहे हो ना, मैं आपको चीजें बताता हूँ प्रैक्टिकली, लोग मरते कहाँ हैं, लोगों के धंधे बर्बाद क्यों होते हैं।
क्यों होते हैं आपके धंधे बर्बाद? क्योंकि आप लोग क्या करते हो, अपनी कोर स्किल से बाहर चले जाते हो। अब देखो, अगर आप एक टेक ड्रिवन बिजनेस चला रहे हो, आप टेक को फाउंडर आपके पास नहीं है, आपको उसका टेक्नोलॉजी नहीं आती है, आप सोच रहे हो कि भैया मैं किसी टेक एजेंसी के भरोसे या किसी दूसरे एम्प्लॉय के भरोसे टेक कंपनी चला लूंगा, बिल्कुल फ्लॉप जाएगी, फेलियर हो जाएगी। अब एक चीज का ध्यान रखना, ये जो सारे एक्सपीरियंसेस मैं आपके साथ शेयर करता हूँ ना, बहुत सारे को फाउंडर्स के अंदर जब उठता हूँ, बैठता हूँ, फाउंडर से मिलता हूँ, पैन इंडिया इवेंट्स में जाता हूँ, वो मेरे से मिलते हैं आके, उनके मैं धंधों को देखता हूँ, उनकी ऑडिट्स को मैं देखता हूँ, जब उनके बिजनेस को मैं समझता हूँ, उनसे बात करता हूं, तब मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूं। जितने भी लोगों ने टेक का बिजनेस चालू करा है विदाउट हैविंग अ टेक को फाउंडर, इंटरनल टीम मेंबर जो उनके खास बंदा और टेक का वो नहीं था, एजेंसी के भरोसे चालू कर दिया, वो सारे बर्बाद हो गए। अब ये देखो, एक चीज समझो, एक होता है टेक अनेबल्ड बिजनेस और एक होता है ट्रैक ड्रिवन बिजनेस। अब अगर मैं कोई ई कॉमर्स का धंधा चला रहा हूं तो उसमें मुझको टेक्नोलॉजी ज्यादा नहीं चाहिए। 15,000 की एजेंसी चाहिए पर मंथ जो मैंने टेक्नोलॉजी संभाल ले, HTML CSS वर्डप्रेस, और एक ऐसा आदमी चाहिए जो SEO संभाल ले, बस। उसके बाद तो कस्टमर ऑनलाइन जूते खरीदने आ रहा है मेरी वेबसाइट के ऊपर, बस ट्रैफिक ही तो चाहिए होता है, वो जूते की टेक्नोलॉजी थोड़ी देखने आ रहा है, जूते तो मैं खुद कहीं और से बनवा के दे रहा हूँ, तो सिर्फ वहां पे एक वेबसाइट का टैग यूज हो रहा है मेरे जूता बेचने के लिए। बट अगर मैंने कोई टेक्नोलॉजी तैयार करी, इंस्टाग्राम जैसी, फेसबुक जैसी, कोई मोबाइल एप्लीकेशन बना रहा हूँ, कैनवा जैसी, वर्डप्रेस जैसी, तो वहां टैग का बंदा चाहिए होगा। टैग एजेंसी वाला आपको वो आउटपुट नहीं दे सकता है। तो कभी भी आप अगर ऐसे बिजनेस में जा रहे हो, जो आप सोच रहे हो टेक्नोलॉजी ऐसा प्रोडक्ट, जैसे अपना इंडिया के अंदर विप्रो है, इन्फोसिस है, जो है, ऐसे प्रोडक्ट आप किसी एजेंसी से बनवा के मार्केट के अंदर बेचोगे तो कंप्लीटली फ्लॉप हो जाओगे। इस चीज का ध्यान रखना। उसके लिए आपको टेक टीम इन हाउस चाहिए, CTO चाहिए, ऑथेंटिकेट बंदा चाहिए जो राइट टेक्नोलॉजी का आपको एडवाइस करे, राइट सर्वर्स का आपको एडवाइस करे, ताकि आप राइट डिसीजन ले पाओ। अब किसी भी कंपनी में अगर आप एम्प्लॉय ला रहे हो, पार्टनर ला रहे हो, टॉप हेड ला रहे हो, तो रखना कैसे? देखो, पहली चीज तो उसे NDA NC साइन करवाओ। कोई फ्रॉड करते हुए पकड़े गए, वो फाइनेंशियल फ्रॉड हो गया, कुछ भी हो गया, एविडेंस जमा करो। देखो, कल को आप कोर्ट जाओगे, पुलिस स्टेशन में जाओगे, एडवोकेट के पास जाओगे, उनको एविडेंस चाहिए। अगर आप विदाउट एविडेंस बात करोगे ना कि मेरे को ऐसा लगता है, ऐसा हो गया था, वो चीजें काम नहीं करेंगी। प्रॉपर वॉइस रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, एविडेंस रिटर्न फॉर्म में होनी चाहिए। अगर आपके पास एविडेंस नहीं है तो आप उस केस के अंदर कुछ भी नहीं कर सकते हो। अगर आपके पास एविडेंस है तो आप फिर लीगल नोटिस दो, एक्शन लो। कोई फ्रॉड कर रहा है, पार्टनर चोरी कर रहा है, उसको करने दो। राइट, सही कह रहा हूँ, करने तो जब तक आपके हाथ में एविडेंस नहीं आ जाती। आप विदाउट एविडेंस उसको चैलेंज करोगे, उससे झगड़ा करोगे, कुछ भी करोगे, कोई सोल्यूशन आउटपुट नहीं निकलेगा, आप केस नहीं जीत पाओगे। उसको जब तक करने दो जब तक आपके हाथ में पूरी एविडेंस, चेन ऑफ इवेंट्स नहीं लग जाते। वो लग जाते हैं फिर आप एक्शन लो। और देखो, अपने टॉप एम्प्लॉय से, जो आपका टॉप क्रीम है, जो आपकी 10 बंदे 50 बंदों की टीम संभाल रहा है, उससे NDA NCA, नॉन सॉलिसिटेशन क्लॉज, एग्रीमेंट पूरा प्रॉपर साइन करवाओ, ड्राफ्ट करवाओ, 500 रुपए के स्टैम्प पेपर पे लगवाओ, 2 विटनेस उसके अंदर लगाओ, और पूरा एक SOP सिस्टम तैयार करो कि जब जब आप स्केल करोगे आपके साथ सिस्टम में फ्रॉड ना हो। देखो, इंडियन एंटरप्रेन्योर्स में मिलता हूँ, उनके धंधे बर्बाद क्यों होते हैं? क्योंकि आप जब स्केल करते हो आपके SOP बढ़िया नहीं होता है। जैसे बायजूस है, क्यों बर्बाद हुआ? प्रोडक्ट पहली बात तो बिल्कुल अच्छा नहीं था, ठीक है। दूसरी चीज, SOP नहीं थी अच्छी, सेल वाले फर्जी सेल रिकॉर्ड कर गए, कंपनी बर्बाद हो गई, इन्वेस्टर्स का पैसा भी डूब गया। अब इन्वेस्टर भी फिर आगे नहीं आ पैसा लगाने के लिए। तो बायजूस जैसी बड़ी कंपनी भी बर्बाद हो सकती है अगर राइट SOP ना हो, राइट प्रोडक्ट ना हो। प्रोडक्ट की बात बाद में करेंगे, आज SOP एम्प्लॉयज की बात करते हैं। अगर आपके राइट सिस्टम नहीं है, चेक्स नहीं है, रिपोर्टिंग अथॉरिटी नहीं है, आपका मैनेजर या अथॉरिटी नहीं ले रहा अपने सेल्स टीम की या पूरी टीम की, या जो आपका वाइस प्रेसिडेंट है, जो आपका को फाउंडर है, जो आपका टॉप हेड से, वो अथॉरिटी ही नहीं ले रहे हैं, वो दूसरों पर डाले जा रहे हैं कि सर उसने देखा था, ये उसकी ड्यूटी थी, उसका ऑब्लिगेशन था। आपकी SOP लाइन में, प्रोसेस में ही नहीं है। जैसे मैकडॉनल्ड्स से क्यों स्केल करा? क्योंकि अगर आज मैं जयपुर में उसका बर्गर खाऊंगा ना, तो दिल्ली में सेम टेस्ट मिलेगा, मुंबई में सेम टेस्ट मिलेगा। तो SOP बहुत स्ट्रांग है। SOP प्रोसेस नहीं होगा किसी भी धंधे के अंदर, आपका धंधा फेल होगा। राइट स्ट्रैटेजी नहीं होगी कि भैया टेक के जो को फाउंडर है, टेक की जो एजेंसी, को देना कितना है पर मंथ, उसको रखना कैसे, पैसों में कैसे उलझाना है, मतलब इंसेंटिव कैसे देना है, पैसा कैसे देना है, पर मंथ कितनी उनकी सैलरी रखनी है, ईयरली हाइक कितना रखना है, आउटपुट कैसे मिलेगा, ये सारी स्ट्रैटेजी अगर आपके पास नहीं है तो धंधा फेल आपका होगा। आप धंधे को आगे बढ़ा ही नहीं सकते हो। अगर आप को फाउंडर हो, CEO हो, या एक फाउंडर हो कंपनी के, मेरा वीडियो देख रहे हो, तो कम से कम मिनिमम 4 घंटे दिन का, सही कह रहा हूं, दिन का 4 घंटे मंडे टू सैटरडे स्ट्रैटेजी बनाने में, प्रोसेस में, उसके बाद एग्जीक्यूशन में लगना। पहले अपनी स्ट्रैटेजी को, प्रोसेस को बेटर करो, फिर सैटरडे संडे जब आपके ऑफिस की छुट्टी है, छुट्टी वाला दिन, ऑफिस वाला दिन नहीं, उस दिन तो कोई ना कोई नॉक करके डिस्टर्ब करने आ जाता है, छुट्टी वाले दिन आपको बैठना है 8 से 10 घंटे ऑफिस की, वापस SOP प्रोसेस को खोलना है, एक प्रोसेस को खोलना है, उसको देखना है, अंडरस्टैंड करना है और उनको बेटर करना है। अगर आप लगातार 5 साल किसी भी प्रोसेस को बहुत बढ़िया से डेवलप कर लोगे, बना लोगे ना, तो आप भी ऑटोमेट कर पाओगे, स्केल कर पाओगे, बड़ा कर पाओगे। फ्रेंड्स, अगर आपके कोई डाउट है, क्वेश्चन है किसी भी चीज के रिगार्डिंग, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हम आपका उसको आंसर करेंगे। आपने इस वीडियो को यहां तक देखा, हम लोगों ने सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।